इस पार्ट पे मैं से डिवाइन किंग्स तक का कंटेंट कवर करने वाली हूँ। अगर आपको इसके आगे का पढ़ना है तो यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। वैदिक पीरियड। अब इस चीज़ को समझना ज़्यादा इतना याद मत करना क्योंकि इतना आपकी बुक में डेप्थ में नहीं है, पर एक चीज़ देखो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ है तो उसके बाद सीधा 16 महाजनपद प्रकट नहीं हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप था। इस गैप को ही वैदिक पीरियड कहा गया है। ये शुरू हुआ था 1500 से और चला था 600 BC तक, जब 16 महाजनपद का एमर्जेंस हुआ है। अब इस टाइम पे जो लोग थे या फिर जो सेटलमेंट थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी और इसको आर्यंस ने सेटल करा था। अब आपने बहुत डिबेट सुनी होगी कि ये लोग इंडिया से थे या फिर बाहर से आए थे। तो एक जो बहुत पॉपुलरली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि जो आर्यंस थे वो हिंदू कुश माउंटेन की साइड से आए थे और ये लोग सेंट्रल एशिया से थे। वैदिक पीरियड के जो लोग थे ये लोग संस्कृत बोलते थे और प्राकृत बोलते थे, और ये जो पीरियड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो ऋग्वेदिक पीरियड जहाँ पे ऋग्वेद का कंपोजिशन भी हुआ है और इन लोगों ने एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म भी शुरू करा है। लेटर वैदिक पीरियड में जो सेकंड पार्ट है इस पीरियड का, इसमें इन्होंने न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ शुरू करा है। मतलब मेगालिथ्स आए थे इस टाइम पे। मेगालिथ्स कुछ नहीं होते हैं, यहाँ पे बरियल के चारों तरफ स्टोन्स लगा देते हैं, इसी को मेगालिथ्स कहा जाता है। और इन्होंने एक और चीज़ शुरू करी थी। ये लोग हड़प्पा के लोगों के जैसे ना बरियल के अंदर आयरन वेपन और टूल्स मिले हैं खुदाई के टाइम पे, तो मे बी ये भी आफ्टर लाइफ में बिलीव कर रहे होते थे। शायद इसी वजह से जो बरियल है उसके अंदर आयरन टूल्स और वेपन्स मिले हैं, और ये मेगालिथ्स मेनली सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिले गए हैं। अब क्योंकि वैदिक पीरियड के टाइम पे जो एरिया था, जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी, यहाँ पे क्लैंस होते थे, चीफडम्स होते थे और क्लैंस के राजा होते थे, और जो गवर्नेंस सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था। यहाँ पे सभा और समितियाँ होती थी। तो वक्त के साथ साथ एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, उसके प्रोड्यूस बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो जो मार्केट इकोनॉमी थी वो भी बढ़ रही थी। इसके साथ साथ इन लोगों ने टेरिटोरियल इंटीग्रेशन और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। दैट लेड टू द राइज ऑफ 16 महाजनपद। अब एक क्वेश्चन वाली बात है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से सुनना कि जो 600 BC ही है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कि यहाँ पे जो नए स्टेट्स और सिटीज़ हैं उनका एमर्जेंस हो रहा है। खुद 16 महाजनपद यहाँ पे एमर्ज हो गए हैं इसी टाइमलाइन में। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, आयरन का बहुत यूज़ हो रहा है। इस टाइम लाइन को या फिर इस टाइम पीरियड को आयरन एज भी कहते हैं। यहाँ पे कॉइनेज भी आ रहा है। जो एग्रीकल्चर था वो सब्सटैंटिव से ऑर्गेनाइज होता जा रहा था, और रिलीजियस थॉट्स भी इमर्ज हो रहे थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसी टाइम पे आया है। तो ये कुछ रीज़न है जो 1600 BC को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं प्रिंसेप और पियादसी की। पियादासी या पियादसी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, इसको अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप EIC में एक ऑफिसर थे और इन्होंने अशोकन ब्राह्मी को डेसिफर किया था, मतलब इस लैंग्वेज को समझा था 1838 में। अब ये हुआ कैसे था कि इंडो ग्रीक रूलर्स जो कॉइन पब्लिश करते थे उसमें एक साइड पे वो लोग ग्रीक लिख रहे होते थे और दूसरी साइड पे वो लोग इंडो प्राकृत खरोष्टी लिख रहे होते थे। तो ग्रीक में वहाँ पे अपोलोडोरस लिखा हुआ था, तो उसी चीज़ को उन्होंने खरोष्टी में लिखा हुआ था। तो उस चीज़ को समझ के इन्होंने खरोष्टी लैंग्वेज को डेसिफाई किया था और उसको प्राकृत की तरह आइडेंटिफाई कर दिया गया था। अब यहाँ पे बहुत कॉमन नेम था जो हर जगह आ रहा था, दैट वॉज देवनाम पिया या फिर पियादसी। इस टाइम तक किसी भी हिस्टोरियन को पता नहीं था कि कौन से रूलर है। मतलब इस नेम से बहुत सारी चीज़ें तो मिली थी लेकिन पता नहीं था कि ये रूलर है कौन। फिर जब ये स्क्रिप्ट डिसिफर हुई तब पता चला कि ये जो पियादसी या फिर देवनाम पिया है वो कोई और नहीं, अशोक के ही दूसरे नेम्स हैं। अब हर महाजनपद की ना एक कैपिटल होती थी और ये कैपिटल फोर्टिफाइड होती थी। इस फोर्टिफिकेशन का ध्यान आर्मीज और ब्यूरोक्रेट्स रख रहे होते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो आर्मी थी वो स्टैंड बाय नहीं थी, मतलब ये प्रोफेशनल्स नहीं थे। जब ज़रूरत पड़ती थी तब इसमें पीजेंट्स को रिक्रूट कर लिया जाता था। ये आर्मी 24 घंटे तैनात नहीं होती थी। हर महाजनपद को एक राजा रूल कर रहा होता था, लेकिन कुछ महाजनपद में गण या संघ होते थे, मतलब
कई राजाओं से मिलके एक जो ग्रुप होता है उसको गण या संघ कहते हैं, ओलिगैरिकीज बोलते हैं इनको। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एक असेंबली होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर भी गण से बिलोंग करते थे और इनमें जो सारे मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। पर ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को याद मत करना, बस ये समझ लेना कि गण होते क्या हैं। मगध वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल महाजनपद और ये 6 से 4 सेंचुरी BC के टाइम पे इमर्ज हुआ था। इसके ग्रो होने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मैं अब आपको वो बताऊंगी जो आपके बुक में है, आपके सिलेबस के हिसाब से है। पहला कि इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। इसकी पहली कैपिटल राजगढ़, जिसको आज के टाइम पे राजगीर कहते हैं, और ये बिहार में था। इट वॉज सराउंडेड बाय अ हिल स्टेशन, तो ये नेचुरली फोर्टिफाइड था। और इन लोगों के पास लाइक दिस वाज द वेरी फर्स्ट महाजनपद जिनके पास अपनी खुद की पहली स्टैंड बाय आर्मी थी। और मगध में जितने भी रूलर्स हुए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे अजातशत्रु थे, यहाँ पे बिंबिसार थे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक जैसे रूलर्स आए। इन लोगों ने इंडियन एम्पायर को बहुत एक्सटेंड करा था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये लोग कवर कर रहे होते थे। बाद में इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी, जो आज की डेट में पटना है। और गंगा की वजह से यहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो बहुत फर्टाइल था। और झारखंड रीजन्स में आयरन माइंस मिली थी जो आयरन वेपन्स बनाने के काम आती थी, जो वॉरफेयर में यूज़ होते थे। और मगध की आर्मी पहली आर्मी थी जिन्होंने एलिफेंट्स रिक्रूट करे थे, और ये एलिफेंट्स फॉरेस्ट एरिया से आते थे। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होते हैं वो बन गए थे, क्योंकि एक वाटरवे मिल गया था इनको जगह पे चीज़ें ले जाने के लिए। बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। ये था 321 से 185 BC तक। इजी है याद करना, 3 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ 185। तो ये जो एम्पायर था वो 150 ईयर्स लास्ट करा था। और कैसे भी बोल लो कि मगध की वजह से मौर्यन एम्पायर आया था या फिर मौर्यन एम्पायर की वजह से मगध एमर्ज हुआ था या फिर ग्रो करा था। इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको चाणक्य ने असिस्ट करा था। और इसके टाइम पे इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। इसके सोर्सेस मिलते हैं हमको चाणक्य की अर्थशास्त्र से, और एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, उनकी एक बुक है इंडिका, उससे इस एम्पायर के बारे में सोर्सेस मिलते हैं। अशोक के भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, लेकिन वो मोस्टली बुद्धिज़्म के बारे में थे या फिर धम्म के बारे में थे। तो उससे उस रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है रादर देन दिस एम्पायर और देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो इनके 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी और इनके प्रोविंशियल सेंटर्स में तक्षशिला, उज्जैनी, तुशाली और स्वर्णगिरी आते थे। तक्षशिला और उज्जैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स के लिए यूज़ करे जाते थे। स्वर्णगिरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गोल्ड माइंस के लिए यूज़ करा गया था और ये कर्नाटका में था। मेगास्थनीज ने मिलिट्री के रिलेटेड अब 6 सब कमिटीज़ को मेंशन करा है। पहली कमेटी नेवी के लिए होती थी या फिर नेवल बेसिस के लिए होती थी। दूसरी जो कमेटी होती थी वो ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस को देख रही होती थी। तीसरी फुट सोल्जर्स की कमेटी हो रही होती थी, और ये आपके बुक में सोर्स के हिसाब से 6 लाख फुट सोल्जर्स थे इस कमेटी में या फिर इनके एम्पायर में। चौथा जो कमेटी था वो हॉर्सेस के लिए था, और यहाँ पे 30,000 हॉर्समैन थे। पांचवी जो कमेटी थी वो चैरियट्स की थी, और जो छठी कमेटी थी वो एलिफेंट्स की थी। उस सोर्स के हिसाब से 9,000 एलिफेंट्स थे इस एम्पायर में या फिर इनकी आर्मी के पास, और 6 से 8,000 चैरियट्स थे इन लोगों के पास। अब हिस्टोरियंस की मानी जाए तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो कैपिटल के सराउंडिंग एरियाज पे ज़्यादा था रादर देन दोज एरियाज जो कैपिटल से थोड़े दूर हो जाते थे। क्योंकि देखने वाली चीज़ है कि अगर पार्ट डिसेंट्रलाइज नहीं है तो एक ही राजा कैपिटल से बैठ के आप लॉन्ग डिस्टेंस तक या फिर आपकी जो टेरिटरी कैपिटल से बहुत दूर है वहाँ तक रूल करना इजी नहीं है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन थे या फिर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कैपिटल के पास वाले एरियाज में ही था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था। उसने कलिंग वॉर जीता था। कलिंग ओडिशा में है और कलिंग वॉर 261 BC में हुई थी। इस वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था बिकॉज ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड आफ्टर नोइंग दैट ओवर 1 लाख पीपल डाइड ड्यूरिंग द वॉर। अशोक ऐसा पहला रूलर था जिसने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाना शुरू किया था, और ये धर्म की पॉलिसी लेकर आया था।
जो लोगों को एक साथ रहना सिखाती थी और सबकी इज्जत करना सिखाती थी, डिस्पाइट ऑफ जेंडर और क्लास डिस्क्रिमिनेशंस, इवन कास्ट। इसने धम्म महात्मा को भी अपॉइंट किया था, जो धम्म का मैसेज स्प्रेड करते थे। धम्म महामत लोगों को धम्म की पॉलिसी सिखाते भी थे। अशोक की मोस्टली स्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में होते थे, क्योंकि वो लोकल या फिर नॉर्मल लोगों के लिए होते थे। और जो नॉर्मल लोग होते थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे, संस्कृत सिर्फ रॉयल पीपल बोलते होते थे। तो ताकि जो लोकल लोग हैं उनको समझ में आए, इसलिए वो जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो प्राकृत में इंस्क्राइब्ड होते थे। मौर्यस के बाद जब मौर्यस डिक्लाइन हो गए तो बहुत सारे छोटे छोटे चीफडम्स इमर्ज होने शुरू हो गए थे, जिनमें से कुछ हैं डेक्कन में और साउथ में चोलास, चेरास और पांड्यास इमर्ज हो रहे थे। ये लोग तमिलकम रीजन में थे। तमिलकम एंशियंट तमिल रीजन था दैट कंप्राइज्ड ऑफ आंध्र प्रदेश एंड केरला आज का। वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में सतवाहनास और वकाटकास रूलर्स इमर्ज हो रहे थे। और नॉर्थ में कुशानास थे। कुशानास ने बहुत सारी डीटीज बनवाई थी और कॉइन्स पब्लिश करवाए थे। इन लोगों ने अपने बहुत बड़ी स्टैचूज बनवाए थे जो मथुरा के रीजन में मिले हैं, और इन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से रूल किया था। इन्होंने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स भी दिए थे, जैसे देवपुत्रा। और ये जो टाइटल्स थे या फिर ये टाइटल वाली जो चीज़ थी, ये चाइनीज़ लोगों से इंस्पायर्ड थी। जैसे चाइनीज़ जो थे वो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे, तो ये उससे इंस्पायर्ड था। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद गुप्ता डायनेस्टी आई थी, और गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो श्रेय गुप्त थे। ये इन्होंने 275 एडी में इस्टेब्लिश करी थी डायनेस्टी। और इस टाइम पीरियड को, जो गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, इसको गोल्डन एज कहा गया है इंडिया के हिस्ट्री में, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लिटरेरी और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया में, और कल्चरल डेवलपमेंट में भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इनके टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उन्होंने संस्कृत बना दी थी, और इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स पब्लिश किए थे। समुद्रगुप्त इस टाइम के एक बहुत प्रोमिनेंट रूलर हैं। गुप्ता डायनेस्टी के जो लोग थे वो सामंतास पे डिपेंडेंट होते थे। सामंतास आर्मी होती थी जिनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था संभालने के लिए। मतलब यहाँ पे स्टैंड बाय आर्मी नहीं थी। जब राजा को ज़रूरत होती थी तो ये सारे एरियाज में से ये जो सामंतास थे वो इकट्ठा होकर वॉरफेयर में जाते थे। इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो पावरफुल सामंतास होते थे वो राजा के ऊपर मतलब राजा को हरा भी सकते थे। मतलब आप ऐसे सोचो ना कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन की जो भी आर्मी है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, और राजा के पास तो खुद की कोई आर्मी है ही नहीं, वो इन्हीं लोगों से मदद ले रहा है ना, तो अगर कोई एक पावरफुल हो गया तो वो राजा को हरा भी सकता है और उसका एम्पायर ले भी सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक था इस सिस्टम का। इस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रयाग प्रशस्ति है, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसको। और ये हरि सेन जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने लिखी थी। तो दिस इज़ वन ऑफ द सोर्सेस जो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमको मिलते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। अब आगे का चैप्टर मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी और उसी वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा।